वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा, ये क्लास 5 है हमारा। ठीक है, उर्दू ग्रामर का। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 और 4 अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उस चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लें, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहली क्लास को देखते हैं तो दूसरी क्लास के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं तो फिर तीसरा के अंदर आपका बेनिफिट होगा, तीसरा देखिएगा तो चौथा के अंदर बेनिफिट होगा, अगर चौथा देखते हैं तो फिर जाके आपको पांचवा के अंदर भी आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा सेशन चल रहा है ये मॉक टेस्ट का सेशन चल रहा है, और मॉक टेस्ट के अंदर ही हमने क्या किया है, साथ में कॉन्सेप्ट को लेने की कोशिश किया है ना। कॉन्सेप्ट इसी में आपका चल रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट कहाँ चल रहा है, कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आपका चल रहा है। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। तो यानी 10 क्वेश्चन, हर एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन लिया गया है, और 10 क्वेश्चन को में से जो मतलब कि उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जाके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और ये एक बात और भी याद रखना है कि अगर आपने कमेंट्स या लाइक नहीं किया तो आप उसे कर लें। ठीक है, तो ये एक सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है, उन मतलब कि एक तरीका से यूज़र के लिए है, जो मतलब भी किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम, जिसमें अगर उर्दू कवायद के बारे में पूछा जा रहा है तो फिर आपके लिए वो एग्ज़ाम मतलब कि वो उस एग्ज़ाम के अंदर ये जो सेशन चल रहा है मॉक टेस्ट का, ये काफ़ी आपको मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, 100% मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी ये मॉक टेस्ट लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सीरियल बाई करके आपको आ, देखना है इसका क्लास, और जो चीज़ अगर आपको लगता है कि नोट करने की ज़रूरत है तो आप उसे नोट कर लें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो तैयार करके लेके आ रहा हूँ पीपीटी के रूप में, जो आपका जो तैयार हो रहा है, तो ये आपको नोट्स के रूप में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का चाहिए वीडियो तो फिर आपको क्या करना, मतलब इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ, आप उससे जुड़ जाए और वहाँ पे आप नाम लिख दीजिए कि आपको किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, कौन सा टॉपिक का पीडीएफ आपको चाहिए। ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वहाँ पर डाल दिया गया, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन कर लिया था, आज 40 के बाद यानी 41 से आज हम लोगों को शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है। चलिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 41 नंबर का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को कहा जाता है कि बा माने। देखिए, बा माने का मतलब होता है, बा का मतलब यहाँ पे से चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया हाँ। क्या हो गया, हाँ। ठीक है, अब बे का मतलब होता है नहीं। बे का मतलब क्या हो जाता है, नहीं। तो जब बे किया जाता है तो इसका मतलब उसको नकारा जाता है, जैसे बेकार, यानी कि बेकार यानी कि एक तरीका से कोई काम उम नहीं करता, इसलिए बेकार कहा गया। तो वहां पे नहीं का सेंस दिया जाता। अब बाकार इसका मतलब है कि काम करने वाला है। ठीक है ना, तो बा का सेंस होता है हाँ के सेंस में जाता है, बे का सेंस जो जाता है यानी कि माने जो जाता है, अर्थ जो जाता है, वो नहीं के सेंस में जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बा माने अल्फाज, यानी जिस जिस अल्फाज का माने है ना, उससे पहले, है ना, उससे पहले वाले हुरूफ या लफ्ज़ को क्या कहते हैं? यानी कि जिस लफ्ज़ का माने है और उससे पहले अगर कोई चीज़ मतलब हुरूफ या लफ्ज़ आके लग जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लाहिका कहा जाता है, या साबका कहा जाता है, या लफ्ज़ कहा जाता है, या जुमला कहा जाता है? इस चारों ऑप्शन में से कौन आपका सही जवाब होगा, आप बताएँ? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना? कि अगर कोई लफ्ज़ है, ठीक है? उस लफ्ज़ के
बमाने लफ्ज है और उस लफ्ज से पहले लफ्ज या हरूफ आके जब लग जाता तो उसको साबका कहा जाता। उसको क्या कहा जाता? साबका कहा जाता। क्या कहा जाता? साबका कहा जाता है। तो चलिए अब साबका से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारा चीज आप लोगों को एक पीपीटी के रूप में तैयार करके दिया है। आपको क्या करना, क्लास देखने के बाद इसका पीडीएफ भी बाद में आप प्रिंट करके भी निकलवा सकते हैं और उसके बाद जाके इसको अच्छे से मेमोराइज करने के लिए पढ़ भी सकते हैं। देखिए जो चीज़ हमारा इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्स होता है उसी को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, उर्दू में साबका कहा जाता है। ठीक है? तो इंग्लिश में प्रीफिक्स जो होता है उसी को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, उर्दू में साबका कहा जाता है। तो यहाँ पे ये इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि वर्ड्स लेवल और लेटर्स है ना एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड, है ना। यानी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में जो मतलब कि या आप एक वर्ड के तौर पे या एक सिलेबल के तौर पे या लेटर के तौर पे आके जो लग जाता है, एड हो जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाता है। तो वही चीज़ हिंदी में यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया कि किसी मूल शब्द के आरंभ में जोड़ा गया शब्द या शब्द अंश या अक्षर उपसर्ग कहलाता है। तो कोई भी शब्द लिखा हुआ उसके अगर स्टार्टिंग में अगर आपका आ जाता है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ कॉल आ गया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखिए, जिस चीज़ को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है, उसी को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है और उर्दू में साबका कहा जाता है। तो जो हमारा उर्दू में साबका होता है, उसी को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बाकी यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ, आप इसको डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि उर्दू के बारे में, इसलिए हम उर्दू के बारे में पढ़ देते हैं यहाँ पे कि किसी मुस्तकिल, है ना, लफ्ज़ के शुरू में, है ना, कोई लफ्ज़ है जो मतलब माने रखता है, उस लफ्ज के शुरू में जोड़ा गया लफ्ज या जजू लफ्ज। जजू लफ्ज का मतलब होता है कि लफ्ज का हिस्सा या हर्फ साबका कहलाता है। यानी कोई लफ्ज है मानेदार बमाने लफ्ज है, उसके शुरू में आके अगर कोई आपका लफ्ज या जजू लफ्ज या हरफ जुड़ जाता है तो उसी को कहा जाता है साबका कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे उर्दू के एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे यहाँ पे अन, अन का माने होता है नहीं। अन का मतलब क्या होता है? नहीं। अन का मतलब नहीं। पढ़, तो यानी कि नहीं पढ़, यानी जो नहीं पढ़ता उसी को तो कहा जाता है ना अनपढ़ है ना। तो अन का मतलब क्या होता है? नहीं, है ना? उसी तरीक़ा से बना सकते हैं अनजान, तो यानी कि जो जानता नहीं है उसी को ना कहेंगे कि अनजान है ना? तो ये इस तरीक़ा से ये बनता है जो आपका साबका कहलाता है। तो इसमें क्या है, कौन-सा लफ्ज़ जुड़ा हुआ है? ये साबका लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। जैसे बद, बद का मतलब हो जाता है बुरा, है ना? तो बदमिज़ाज यानी मिज़ाज जिसका बुरा होता है इसलिए उसको कहा जाता है बदमिज़ाज। बदमिज़ाज कहा जाता है। बद के माने क्या हो जाता है? बुरा, सेंस में दिया जाता है। खुशहाल, खुश का मतलब होता है अच्छा, यानी कि हाल जो है वो अच्छा है। खुशहाल का मतलब क्या हो गया? हाल क्या है? अच्छा है। उसी तरीक़ा से दर, दर का मतलब होता है में, तो यहाँ पे लिखा गया दरगाह, है ना? तो जगह में मतलब एक तरीक़ा से कर दिया गया है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये आपका दर क्या हो गया? ये आपका साबका हो गया। उसी तरीक़ा से देखिए सर बुलंद, तो सर का मतलब होता है कि जो सेंस लिया जाता है बड़ाई के लिए लिया जाता है। सर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बड़ाई के लिए किया जाता है, इसलिए सर बुलंद जिसका जो है मतलब कि इज़्ज़त मतलब कि बड़ा हो तो उसके लिए कहा जाता है, कोई अच्छा काम करता है तो इसलिए कहा जाता है कि सर को बुलंद रखना, उठा के रखना। तो सर बुलंद उसका सेंस आ गया जाके, ठीक है? तो ये था आपका साबका वाला। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया गया, इंग्लिश का भी हिंदी का भी एग्ज़ाम्पल लिया गया है, इंग्लिश का भी एग्ज़ाम्पल लिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है कि पीपीटी को आपको खुद से पढ़ना है या आपको यानी कि इस तरीक़ा से इसको जो किया जाएगा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए जो चीज़ आपका हिंदी में होता है ना
उपसर्ग उसी को इंग्लिश उर्दू में साबका कहा जाता है, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है, सबका डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो अभी मैं यहाँ पे इसलिए सिर्फ इसका बात किया, आपको तो सारा चीज़ दिखाई दे ही रहा है ना यहाँ पे, जैसे कि अति सुंदर, तो अति में देखो सुंदर में पहले अति आ गया, इसका मतलब होता अधिक, तो ज़्यादा जब सुंदर होता उसके लिए इस्तेमाल किया जाता अति सुंदर, है ना। आकर्षक में तो यानी आ का मतलब होता तक है ना, यानी कंप्लीटली एक तरीका से देखा जाए तो, है ना। तो आ यहाँ पे क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है सारा चीज। उसी तरीका से इंग्लिश में देखिए, दिस का मतलब हो जाता है DIS, दिस का मतलब होता है नोट या अपोजिट उसका लिया जाता है, ठीक है ना। डिस एपियर, एपियर अब उसका मतलब कि एपियर मतलब तैयार होना, है ना। तो डिस एपियर मतलब तैयार नहीं होना, है ना। उसी तरीके से देखिए हैप्पी, अन लिखा हुआ, तो अन का मतलब होता है नोन या तो नोट या तो अपोजिट। तो हैप्पी मतलब खुश, तो अन लग गया तो मतलब खुश नहीं है ना। उसी तरीके से री का मतलब होता है अगेन, यानी दोबारा आता है। री का मतलब दोबारा आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए री का मतलब दोबारा, तो ओपन, री ओपन मतलब दोबारा खोलना, री क्लोज दोबारा मतलब कि बंद करना, ये इस तरीका से हो गया। नॉन सेंस, है ना। नॉन सेंस मतलब कि नॉन सेंस का मतलब यहाँ पे नॉन का मतलब होता नहीं, तो अर्थ जिसका नहीं होता इसलिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और सेमीफाइनल उस इस तरीका से आप देखिए कि सेमी का मतलब होता है हाफ, फाइनल मतलब एक तरीका से पूरा, है ना। तो जब हाफ जो फाइनल होता है ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सेमीफाइनल, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इंग्लिश का भी, हिंदी का भी और उर्दू का भी लेके आपको मैंने समझा दिया। उसी तरीका से देखिए आपको यहाँ पे, ये तो आपका प्रीफिक्स था, यानी कि जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, उसी को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, उर्दू में साबका कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखा जाता है बेजान, अब बेजान में कौन सा ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, बेजान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, साबका या लहका। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इसमें बेजान के अंदर जो है देखिए आपका साबका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जान आपका एक बामाने लफ्ज है, और उसके मतलब की जान मतलब जानना, है ना। बे का मतलब नहीं, तो जिसको नहीं जानता तो उसके लिए बेजान इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसका सफिक्स के बारे में भी दिया हुआ है जो यहाँ पे डाटा है, तो जब सफिक्स का क्वेश्चन लेंगे तो वहां पे से हम इसको समझा देंगे, ठीक है। वैसे पीपीटी के तौर पे यहाँ पे दे दिया गया, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसको लेके PDF चाहिए तो लेके आप, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको वहाँ पे दिया हुआ लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल का, मतलब कि ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, आप उससे जुड़ जाए। वहाँ पे आप कहिए कि फलाने टॉपिक का हमको PDF चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन आपको बगैर, आप ऐसे नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप बताइएगा नहीं कि हाँ हमको चाहिए, तलब आप लोग नहीं दिखाइएगा तब तक आपको मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपको तलब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट छोटा सा दबा दे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए आपको 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है। ये 42 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अलिफ मकसूरा की पहचान कीजिए। तो अलिफ मकसूरा की आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आम होगा, या आरजू होगा, या आराम होगा, या अमीर होगा। तो यहाँ पे देखिए अलिफ इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ भी एक अलिफ है, इसको भी अलिफ पढ़ा जाता है, इसको भी अलिफ, इसको भी अलिफ, इसको भी अलिफ, है ना। यहाँ भी आपका अलिफ हो गया। तो इसी में से पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में से ये जो अलिफ मकसूरा कौन सा होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा बताएं। चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अमीर जो हो जाएगा आपका कौन सा है, वो अलिफ मकसूरा है। अमीर कौन सा अलिफ है, वो अलिफ मकसूरा है ना। चलिए, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मंदरजातिल हुरूफ़ की किस्में हैं। तो ये तलफ़्फ़ुज़ का मतलब एक तरीक़ा से पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है उसके अनुसार देखा जाए तो जो आपका हुरूफ़ के 5 किस्में आता है, जिसमें से एक अलीफ़ है, नून है, वाव है, हे है, या है। ठीक है? तो यहाँ पे अलीफ़ के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलीफ़ के बारे में लिया। तो देखिए अलीफ़ के 2 अक़साम होते हैं, यानी अलीफ़ के 2 किस्में हैं। एक अलीफ़ का नाम है अलीफ़ मकसूरा, दूसरे अलीफ़ का नाम है अलीफ़ ममदूदा। पहले अलिफ का नाम क्या, अलिफ मकसूरा। तो अलिफ मकसूरा उसको कहते हैं जिसकी आवाज़ सादा हो, जैसे अलिफ, अमीर, है ना, आम। तो ये इस तरीका से आपका जैसे अदब, बाल, हवा, तो यानी कि सीधा-सीधा आपको अगर हम पढ़ लेते हैं, जैसे अदब में देखिए सीधा अलिफ पढ़ लिए, बाल में देखिए अलिफ पढ़ लिए,
हवा में देखिए अलिफ सीधा से मैंने पढ़ लिया, इसलिए इसको कहा जाता है कि जिस अलिफ की जो आवाज़ होती है सादा होती है, उसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। ठीक है? ये आपका हो गया जाके, जब ये अलिफ आपको सीधा-सीधा अलिफ दिखेगा तो हम उसको मकसूरा कहेंगे। ठीक है? ममदूदा के बारे में, अलिफ ममदूदा क्या होता है, तो इस पर यही वाला चिन्ह यानी कि ये जो कहा जाता है इसको मद कहा जाता है। ठीक है? इसको मद कहा जाता है। ठीक है? तो अलिफ ममदूदा पर जो अलामत होती है वो उसको मद कहते हैं, अलामत होती है, इसे मद कहते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि इसे मद कहते हैं, है ना? और अलिफ ममदूदा को क्या कहा जाता है, खींचकर पढ़ी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि खाली अलिफ को हम क्या कहेंगे, मकसूरा है, और अलिफ पे जब मद रहेगा तो इसको हम बोलेंगे ममदूदा। क्या कहेंगे, ममदूदा। अलिफ ममदूदा, जिसके ऊपर मद होगा उसको अलिफ ममदूदा कहेंगे। यानी इस जिस अलिफ के ऊपर मद होता है उसको हम खींच के पढ़ते हैं। जैसे हम इसको आम नहीं बोलेंगे, आम, आन, आग, आज, आदम। तो ये सब सारा किसका मिसाल है? तो ये सारा का सारा मिसाल जो है अलिफ ममदूदा का मिसाल है। थोड़ा-सा इसके बारे में और भी, ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है। अलिफ ममदूदा सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? शुरू में आता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लेकिन अरबी के कुछ अल्फ़ाज़, अरबी के कुछ लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं। दरमियान का मतलब होता है बीच में आना। कहाँ पे आना? बीच में, यानी मिडल के अंदर आना। मिडिल के अंदर आपका आ जाना इस्तेमाल होता है। जैसे बाल, तो अब देखिए यहाँ पे अलिफ जो आया है तो देखिए बीच में आया ना, यहाँ पे बे अलिफ, सॉरी माल, मीम अलिफ मा, तो अलिफ आ गया ना, बीच में आ गया। जैसे कुरआन, तो आपको याद ये रखना। ठीक है? तो अगर जो अलिफ अगर आपका बीच में आएगा तो आप समझ लीजिए कि बीच वाला जो अलिफ होगा आपका, दरमियान वाला जो अलिफ अगर आ गया तो हम इसमें जैसे दरमियान, तो यहाँ पे अब पूछा जाएगा ये कौन सा अलिफ है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दरमियान के अंदर अलिफ ममदूदा है। क्यों? क्योंकि अलिफ ममदूदा आपको खींच के पढ़ा जाता है और ये बीच में आता है ना, और शुरू में आता है ज़्यादातर। लेकिन अरबी के लफ्ज़ में क्या आता है, वो बीच में आते हैं। जैसे कुरआन, तो ये देखिए यहाँ पे, है ना? उसी तरीक़ा से अगर लिखा जाए फरमान, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा जाके, आपका सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, अलिफ ममदूदा हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। 43 नंबर में कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम जेल में से क्या है? तो आम के आम गुठलियों के दाम में से ये मुहावरा है, या मिसरा है, या आपका ज़रबुल मिसाल है, या आपका फ़करा है। क्या होगा इस चारों में से सही जवाब आप बताइए। 43 नंबर का। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा ज़रबुल मिसाल। क्या हो जाएगा? ज़रबुल मिसाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़रबुल मिसाल हो जाएगा। ठीक है? देखिए मुहावरा क्या होता है, मुहावरा की अगर पहचान की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान होता है होगा कि आखिरी में ना आएगा। आखिरी में क्या आ जाएगा? ना आएगा। जैसे कि नाचना ना आवे अंगना टेढ़ा, तो ये आपका क्या होगा? तो ये आपका ज़रबुल मसल होगा। अंगना टेढ़ा, अलिफ आया, ना नहीं आया ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं ना कि रात में तारे गिनना, है ना? तो ये देखिए ना आ गया, तो ऐसे वाले लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, मतलब ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, मुहावरा के अंदर रखेंगे। ज़रबुल मसल उसको कहेंगे जिसके आखिरी में ना नहीं आएगा। ये जो मिसरा होता है ना, तो मिसरा जो कहा जाता है एक लाइन को कहा जाता है। जब गज़ल या कसीदा या आप जो आपका गज़ल लिखा जाता है या नज़्म लिखा जाता है तो उसमें पहले लाइन को ही मिसरा कहा जाता है ना? उसको पहले लाइन को क्या कहा जाता है? मिसरा कहा जाता है। ठीक है? फ़िक्रा जो होता है ये जुमला से छोटा होता है, यानी कई लफ्ज़ आपका मिलके वहाँ पे बनता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे उसने कहा कि, है ना? जैसे उसने कहा कि, है ना? वह चोर है, चोर है। अब देखिए उसने कहा कि, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, उसने कहा कि, ये आपका एक तरीका से फ़िक्रा के अंदर आ गया। लेकिन इसको हम पूरा को यहाँ पे क्या लेंगे, जुमले के अंदर रखेंगे। ठीक है? तो ये इस तरीका से होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में कहा जा रहा है कि ए रहमत इसमें रहमत डैश है। तो इसमें से रहमत क्या है? हुर्फ नदा है या मनादा है, हुर्फ मनादा या है ना मुब्तदा है या मसनद आलिया है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप बता दें। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। पहले आपको बताना है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे तब बताएंगे। तो पहले आप बताइए, उसके बाद हम इसको बताएंगे। चलिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका मुनादा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ए रहमत, इसमें रहमत क्या है ना? तो इसमें रहमत जो हो जाएगा मुनादा हो जाएगा, है ना? चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है कि तहलीक व तरकीब नवेशी। एक टॉपिक है जिसका नाम है तहलीक व तरकीब नवेशी। इसका मतलब होता है कि जुमले में इस्तेमाल होने वाले, है ना, लफ्जों के काम के और ताल्लुक को बताना या जानना ही क्या कहलाता है? तहलीक वो तरकीब नवेशी कहलाता है। एक जुमला लिखा गया, उस जुमले के अंदर जो उसका काम किया गया, जो लफ्ज जो काम को अंजाम दिया है, चाहे जो ताल्लुक उसको बताया गया है, जोड़ा गया है, उसी को कहा जाता है है ना तहलील वो तरकीब नवैशी। ठीक है, तो इसके कई अक़साम होते हैं, मतलब कि कई लफ्ज़ होते हैं इसके अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं इसके कई अक़साम हो सकते हैं। जैसे कि एक में है इब्तिदा। इब्तिदा इसी को कहा जाता है, फ़ाल कहा जाता है। मसनद आलिया भी इसी को कहा जाता है। मसनद आलिया हो या फ़ाल हो या इब्तिदा हो, इसी को कहा जाता है। यानी जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, वही हमारा उर्दू में मसनद आलिया होता है, वही फ़ाल होता है, वही इब्तिदा होता है। उसी को हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य या कर्ता, है ना? तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वही हमारा हिंदी में उद्देश्य होता है, उसी को कर्ता कहा जाता है। उर्दू में मसनद आलिया कहा जाता है, फ़ाल कहा जाता है, इब्तिदा कहा जाता है। अब ये लफ्ज़ को किसको कहेंगे? तो सिंपल सा, ये जुमला का पहला जज़ू, जज़ू मतलब होता है हिस्सा है ना? जो काम करने वाला होता है। यानी कि जज़ू का पहला हिस्सा, यानी जो काम करता है वो आपका पहला हिस्सा हो गया। उसी को उद्देश्य या कर्ता या सब्जेक्ट, यानी कि उर्दू के अंदर अब देखा जाए तो इब्तिदा या फ़ाल या मसनद आलिया कहते हैं। ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इसका हम ले लें, पहले उससे पहले इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे मसनद की बात होती है, वहाँ पे जहाँ पे मसनद आलिया की बात होती है, वहीं पे मसनद की बात होती है। अब देखिए यहाँ पे मसनद किसको कहा गया है? तो मसनद जो होता है प्रेडिकेट को कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको प्रेडिकेट कहा जाता है, हिंदी में विधेय कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। अब मसनद या प्रेडिकेट या विधेय क्या चीज़ होता है? यानी ये जुमला का दूसरा हिस्सा होता है। इस हिस्से में फ़ाल के बारे में जो बात कही जाती है, उसी को कहा जाता है विधेय, यानी कि आपको क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट यानी मसनद कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें कि राम स्कूल जा रहा, है ना? जा रहा है। तो राम स्कूल जा रहा है। अब देखिए, जब यहाँ पे पूछा गया कि राम स्कूल जा रहा है, तो अब इसमें मसनद क्या होगा? तो मसनद की जो बात अगर देखा जाए, तो मसनद किसको कहा जाता है? जुमला का दूसरा हिस्सा, है ना? जिसमें फ़ाल के बारे में कहा जाए। तो फ़ाल इसमें क्या है? जाने का काम राम किया, हम इसको बोलेंगे क्या? मसनद कहेंगे। ठीक है? या मसनद नहीं, मसनद आलिया कहेंगे, यानी सब्जेक्ट उद्देश्य कर्ता, यानी फ़ाल कहेंगे। अब ये जो सारा का सारा यहाँ पे जो भी चीज़ कहा गया, फ़ाल यानी राम के बारे में क्या कहा गया था? स्कूल जा रहा है। तो ये सारा का सारा लफ्ज़ क्या कहलाया? इसी को हिंदी में कहा जाता है विधेय कहा जाता है। उर्दू में कहा जाता है मसनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसनद। अंग्रेजी में आपका कहा जाता है प्रीडिकेट, प्रीडिकेट कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे था, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए रहमत। तो यहाँ पे क्या हो गया, है ना? रहमत जो आपका रहमत तो मुनादा हो गया। ठीक है?
तो मुब्तदा है ना, या इब्तिदा है ना, इब्तिदा, इब्तिदा या मसनद आ गया। तो ये दोनों के अंदर आप फ़र्क समझ गए। तो ये तो इब्तिदा उसी को कहा जाता है, मसनद भी उसी को कहा जाता है, दूसरा नाम इसका आपका हो गया जाके, ठीक है। यहाँ पे अगर मसनद की बात करें तो मसनद क्या होगा, तो मसनद मतलब कि आपका फ़ाल के बारे में जितनी भी बात किया जाएगा वो सारा का सारा मसनद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नदा और हुर्फ़ नदा और हुर्फ़ मनादा के बारे में बात हो रहा था। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नदा के बारे में देखें कि नदा क्या होता है, तो वह इस्म मारफ़ा है। सबसे पहला तो पॉइंट याद रखना है कि इस्म जो है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपका मुनादा हो गया इसमें मारफा है ना, जिसको पुकारा जाता है। तो नदा यानी इसम मारफा वो होता है जिसको पुकारा जाता है, जैसे ए तारीख, तो इसमें तारीख को पुकारा गया, तो तारीख आपका क्या हो गया, मुनादा हो गया। जैसे या अल्लाह है ना, तो या अल्लाह, तो पुकारा किसको गया, अल्लाह को, तो ये अल्लाह आपका क्या हो गया, मुनादा हो गया, क्या हो गया, मुनादा हो गया, है ना। ओए लड़के, ओए लड़के, तो अब देखिए यहाँ पे पुकारा किसको, लड़के को, लड़के आपका क्या हो गया, मुनादा हो गया, ठीक है। उसके बाद हुर्फ नदा के बारे में बात आ गया जाके यहाँ पे, वह कलमा जो किसी शख्स को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नदा कहलाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे वह अरे ए जी है ना, अरे ए ओ जी। अब यहाँ पे जैसे और भी वगैरह, जैसे कि यहाँ पे बोला गया ए तारीख, तो ए आपका नदा हो गया। या अल्लाह में आपका क्या हो गया, या हो गया। ओए लड़के में ओए क्या हो गया, आपका हुर्फ नदा हो गया। तो जहाँ पे अगर नदा की बात हो रही तो वहाँ पे फिर मुनादा की बात होगी। मुनादा उस मार्फा होती है, और नदा जो होता है वो आपका मतलब इसका कोई माने नहीं होता। उसके बाद देखिए मार्फा के साथ जिसको पुकारा जाता है वो आपका नदा कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, के अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो कौन सा जुमला है, तो यहाँ पे जुमला के अक़साम के बारे में बात हुआ। धूप में मत खेलो, ये अमरिया जुमला है, या खबरिया जुमला, या सवालिया जुमला है, या अस्ताजाबिया जुमला जुमला है। ये चारों में से कौन सी जुमला होगी। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी ये अमरिया जुमला है ना। कौन सा जुमला है, अमरिया जुमला है, ठीक है। अब यहाँ पे से देखिए आपको, तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं अब किस तरीका से आपको देखना है। यहाँ पे अमरिया जुमला वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, मना किया जाता है ना, जिसमें मना किया जाए या हुक्म दिया जाए, ये दो को काम जब होता है तो वो अमरिया होता है। सिर्फ बताया जाता, बात बताया जाता, बात बताया जाता है। तो सिर्फ जब बात बताया जाता है तो उसको, जैसे वह आ रहा, वो जा रहा, वो खा रहा है ना, अहमद बीमार है, अहमद सो रहा है। तो ये एक तरीका से आपका समझिए क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका खबरिया। सवालिया का मतलब होगा कि सवाल पूछा जाएगा, वो क्यों रो रहा है ना, है ना, तुम क्या करते हो, है ना, क्या यह कलम है। तो ये इस तरीका से सवाल पूछा जा रहा है ना। उसी तरीका से अस्तजाबिया, ये जो अस्तजाबिया होता है एक तरीका से समझिए आपका कामना होता है। कोई आप जो जब मतलब कि इच्छा जताते हैं, काश में ये हो जाता, वो हो जाता, इस तरीका से, तो वह उसी को कहा जाता है अस्तजाबिया। चलिए, इससे रिलेटेड भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सारा चीज़ इसको कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ अमरिया जुमला के बारे में अभी। चलिए, देख लीजिए यहाँ पे ये सारा आपका डाटा बना हुआ है, अमरिया जुमला। चलिए देखिए, अमरिया जुमला जो होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य, उर्दू में कहा जाता है अमरिया जुमला, है ना। अब देखिए वो वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, मनाही और अनुरोध हो, आज्ञा सूचक कहलाता है। वैसे हिंदी में, उर्दू में देखिए वह जुमला है जिससे काम करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम से मना किया जाए, या तो हुक्म दिया जाए, जैसे पानी लाओ,
ये हुक्म दिया गया, तो ये कौन सा जुमला हुआ, अमरिया हो जाएगा, है ना। उसी तरीका से देखिए, सड़क पर, सड़क पर, है ना, मत खेलो, है ना, सड़क पर मत खेलो। तो ये देखिए यहाँ पे मना किया गया। तो जब मना किया जाए या हुक्म दिया जाए या कोई सलाह दिया जाए, है ना, तुम्हें फलाना जगह जाना चाहिए, तो एक तरीका से हुक्म हो गया, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे तुम्हें तुम्हें सहरसा जाना चाहिए, तो तुम्हें सहरसा जाना चाहिए, ये कौन सा जुमला हो गया, ये अमरिया जुमला के अंदर आपका सवाल आ गया। ठीक है, ये कौन सा जुमला था, अमरिया जुमला था। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये अमरिया जुमला हो गया जाके, उसके बाद देखिए आपको हमको देखना क्या चीज़ है, अगला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि इस जुमले को, है ना, उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी कि तारीफ की जाए या किसी की हजू यानी कि बुराई की जाए। मदह का मतलब होता है तारीफ, हजू का मतलब होता है बुराई। यानी जब किसी नज्म के अंदर बुराई या आपका अच्छाई यानी तारीफ बयान की जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसे हम्द कहा जाता है या नात कहा जाता है या कसीदा कहा जाता है या मनाजात कहा जाता है। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा। यानी कि जिस नज्म के अंदर किसी भी शख्स की तारीफ यानी कि तारीफ की जाए या उसकी बुराई की जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको कसीदा बताना है कि हाँ ये कसीदा है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड दिया हुआ, देखिए हमद किसको कहा जाता है, वह एक आसार होता है जिसमें खुदा ताली के, है ना, हमद वो सना यानी तारीफ बयान की जाती है। तो जब भी अल्लाह या खुदा के बारे में बात होगी तो इसका मतलब है कि वो हमद है। वो क्या हमद है, नात के अंदर जो बात होती है पहले मनाजात है, तो मनाजात के अंदर क्या है, जिसमें अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जाती है। यानी कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में जब दुआ करते हैं तो उसको मुनाजात कहा जाता है। हम्द वो होता है जिस नज़्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ अगर हम करेंगे, है ना, नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, तो वैसे कंडीशन में आपको हम्द बताना है। और जब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ माँगते हैं, है ना, तब वैसे कंडीशन में क्या कहलाता है, मनाजात कहलाता है। उसके बाद देखिए नात के बारे में जब बात आती है तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व शौकत में जो नज़्म पढ़ी जाती है उसको नात कहा जाता है। तो इसका की पॉइंट क्या हो सकता है ना? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका की पॉइंट हुआ, इसके लिए नात हो गया। अब यहाँ पे क्या, अल्लाह ताला की बारगाह, तो ये आपका की पॉइंट हो गया। इसको याद रखिएगा तो मनाजात याद हो जाएगा। और जहाँ पे अल्लाह की बात हो जाए, अंदर के हम्द सना तारीफ बयान की जाए, इसका मतलब है कि वो हम्द है। आगे भी देख लिए यहाँ पे मनाजात के बारे में बात हुई, ये सॉरी मनकबत के बारे में बात हुई। तो मनकबत क्या होता है, वह नज़्म जो सहाबा इकराम और अल्लाह के वलियों की शान में पढ़ी जाए। जो नज़्म अगर सहाबा इकराम या अल्लाह के नबियों के शान में जो नज़्म पढ़ी जाती है, उसी को मनक़बत कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, मनक़बत कहा जाता है। कसीदे के बारे में देखिए यहाँ पे दिया, वह नज़्म जिसमें किसी की मदह यानी कि तारीफ़ की जाए और उसके बाद जाके या किसी की ये हज़ू यानी कि बुराई की जाए, तो वो आपका कसीदा होगा। मरसिया के बारे में देखिए, क्या इस नज़्म में यानी कि मरसिया के अंदर क्या होता है, किसी की मौत पर या गम का इज़हार करने के लिए जो नज़्म पढ़ी जाती है, तो उसी को कहा जाता है मरसिया। ठीक है। ये मरसिया के जो मरसिया का अरबी लफ्ज़ जो है ना, मरसिया अरबी लफ्ज़ है। मरसिया कौन-सा लफ्ज़ है? तो अरबी लफ्ज़ है और रत्ता से निकला है, रस्सा से निकला है ना? से निकला है जिसके माने हैं व बका के, है ना? व बका के है। तो रस्सा से निकला है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यानी सवाल जो हमारा 48 कह रहा है कि हसद का मतजाद लफ्ज़ कौन-सा है? आपका मक्तदी है या शिकस्त है या रस्क है या सादा है? चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी में, यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हसद का क्या हो जाएगा, रसक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारा आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि एंटोनियम जो होता है उसी को इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। ये विलोम शब्द, विपार्थी शब्द या जिद है ना, अजदाद या मज्जाद अल्फाज भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। अब देखिए मुक्तदी, मुक्तदी का उल्टा होता है, यानी कि जो नमाज पढ़ता है उसको मुक्तदी कहा जाता है, जो नमाज पढ़ाते हैं उसको इमाम कहा जाता है। ठीक है, शिकस्त हो गया, शिकस्त का फतह। शिकस्त मतलब हार, फतह का मतलब जीत। रस्क मतलब एक तरीका से समझिए कि आप उसके से मोहब्बत करते हैं। हसद का मतलब गुस्सा करना, कीना कपट, नफरत करना, यानी है ना। सादा, सादा का मतलब एकदम सादा होना चाहिए, रंगीन आपको कलरफुल की यहाँ पे बात हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पे कह रहा है मेरा क्या, कि क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर कि दरसगाह का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा। है तो दरसगाह का मुतरादिफ लफ्ज क्या हो जाएगा, तो दरसगाह का मुतरादिफ लफ्ज हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 सबक होगा, ऑप्शन नंबर 2 तौसीफ होगा, ऑप्शन नंबर 3 अदावत होगा, ऑप्शन नंबर 4 आस्ताना होगा। ये चारों में से क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलीफ हो जाएगा। है ना, दरस का जो मुतरादिफ लफ्ज होगा, मुतरादिफ लफ्ज है ना, क्या हो जाएगा वो सबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबक हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में मुतरादिफ लफ्ज के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो आपका मुतरादिफ लफ्ज उर्दू में होता है उसी को अंग्रेजी में साइनियम्स कहा जाता है, हिंदी में समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ आप देख लीजिए। एक जैसा माने रखने वाले लफ्ज को मुतरादिफ कहा जाता है, यानी लफ्ज एक है, लफ्ज कहिए बस माने एक ही रखता तो वैसे कहा जाता है। जैसे सबक, इसका मतलब भी वही होगा, दरस का मतलब भी वही होगा, तदरीस का मतलब भी वही हो गया। तौसीफ, तौसीफ का मतलब यानी तारीफ हो गया, अच्छाई हो गया। तौसी हो गया जाके है ना, सर हो गया जाके। उसके बाद देखिए अदावत, अदावत का मुतरद्दिफ लफ्ज क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। है ना, हरीफाना हो जाएगा। है ना, मुखालिफत हो जाएगा। है ना, कीना हो जाएगा। ये आपका अदावत का हो गया। उसके बाद आस्ताना का, आस्ताना का मुतरद्दिफ लफ्ज़ देखा जाए तो घर हो गया, मकान हो गया, आराम का या राहत कदा। ये आपका क्या था, मुतरद्दिफ अल्फाज था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको नाम याद रखना कि हाँ, इसको जो चीज़ आपका हिंदी में होता है वही इंग्लिश में होता है, वही उर्दू में होता है। अब लेकिन इसको क्या करना, मेमोराइज़ करना है कि हाँ, आपका सबक का दरस हो गया, तदरीस, तौसीफ़ का अच्छाई, है ना, तौसीफ़, है ना, तारीफ़, इस तरीक़ा से आपको याद रखना है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या कह रहा है कि हफ़्ता में 1 बार होने वाला, यानी जब हफ़्ता में 1 बार होता है तो उसके लिए एक लफ्ज़ को सेलेक्ट करना है। तो हफ़्ता में जब 1 बार होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रोज़नामा कहा जाता है, या हफ़्तावार कहा जाता है, या माहनामा कहा जाता है, या सालाना कहा जाता है। चलिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो हफ्ता में 1 बार आता है उसके लिए हफ्तावार कहलाता है। जो हफ्ता में 1 बार आता है वो हफ्तावार हो गया, जो हफ्ता में 1 बार आता है वो हफ्तावार हो गया। चलिए इससे रिलेटेड बात देख लेते हैं। ये देखिए अंग्रेजी में जो आपका होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, उसी के तरीका अल्फाजों के एक लफ्ज़ यहाँ पे दिया हुआ आपको। ठीक है? चलिए, तो ये जो दिया हुआ आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे मिसाल दिया हुआ कुछ। देखिए हफ्तावार, हफ्तावार किसका, हफ्तावार का मतलब क्या हो जाएगा कि हफ्ता में 1 बार होने वाले के लिए क्या होता है, उसको हफ्तावार कहा जाता है। रोज़नामा, यानी रोज़ाना शाइल होने वाले, है ना? रोज़नामा उसको क्या कहेंगे, यानी कि डेली जो चीज़ शाइल होता है उसको रोज़नामा कहा जाता है। माहनामा का मतलब होता है कि महीना में 1 बार होने वाला, यानी कि जो चीज़ महीना में 1 बार होता है माहनामा हो जाएगा, साल में 1 बार जो चीज़ होगा सालाना हो जाएगा। साल में 1 चीज़ सालाना, दिन में 1 दिन, मतलब कि हफ्ता में 1 बार हफ्तावार, है ना? और आपका महीना में 1 बार तो माहनामा आपका हो जाएगा। ठीक है? तो कैसा रहा ये सेशन, है ना? मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया, है ना? सेशन 1 चला था, ये सेशन 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जब 100 क्वेश्चन हो जाएगा तब जाके एक बार मतलब कि क्विकली मॉक टेस्ट आपका होगा। ठीक है? तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर में कमेंट्स करके, लाइक करके और अपने यानी कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसमें क्या चीज़ आपको मतलब कि मिसिंग लगा वो आप कमेंट्स करके बताएँ ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। ठीक है? और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और एक लाइक और एक कमेंट्स छोटा सा सेक्शन कर लें।
ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।